हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं आप ज्योग्राफी की क्लास देख रहे हैं और ज्योग्राफी की क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। लेकिन इसके बाद ही ना आपको ये रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए रीजनिंग की क्लास आपको मिलेगी और मैं शुरू से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से बाय बेसिक। और मैं आपको बता दूँ इस क्लास के बाद ये जो रीजनिंग के उसके बाद आपको देखने को मिलेगी एक्सप्रेस बैच। ये जो मैंने डाला है ये इस माध्यम से डाला है कि आपको जो ज्योग्राफी देखना है उसके बाद आपको फिर मिलेगी जो अभी मैंने दिखाया रीजनिंग की क्लास, उसके बाद आपको ये पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी। और इन क्लासों के बाद आपको ये एक्सप्रेस बैच देखने को मिलेगा। 3 क्लास डेमो मिलेंगी, ठीक है। ये ग्रुप डी के लिए होगी और आपको बहुत ही जल्दी से ये मैं मतलब बहुत फास्ट ऐसे कराने वाला हूँ, ये समझ लीजिएगा कि सब कुछ इसी से दिख जाएगा। मतलब मेरा 100% तो नहीं कहूँगा, आपको 80% सो इसमें से समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको ये ज्योग्राफी की क्लास अच्छी लगेगी, आशा करता हूँ। तो लास्ट तक देखना ज़रूर और मैं आपको बता दूँगा ये क्लास कब से चालू होगी, ठीक है। तो अगर आपको देखो और बता दूँ मैं आपको कि ये जो पीडीएफ है, जितने भी क्लास नोट्स हैं, ये आपको ना टेलीग्राम स्टडी विद संजय चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम है स्टडी विद संजय, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वरना डायरेक्ट सर्च करोगे जब टेलीग्राम पे तो आपको वहाँ पर भी ग्रुप मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ आज की जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा हूँ ज्योग्राफी यानी भूगोल हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बाय मैथ के द्वारा मैं यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। भारत का भौतिक भूगोल, भारत का जो भौतिक भूगोल है वो किस प्रकार से है वो आपके सामने मैंने मैप लिया है। तो देखिएगा, एशिया महाद्वीप, क्या लिखा? एशिया महाद्वीप होने की वजह से इसे दक्षिण एशियाई देश भी कहते हैं। सबसे अच्छा, एशिया महाद्वीप में होने की वजह से इसे एशियाई भी देश कहते हैं। और ये उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब, इधर पश्चिम, आप जानते ही हैं, ठीक है। अगर इसका पहला क्वेश्चन बन जाता है तो ये बन जाता है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,469 यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इधर पूरब दिशा में भारत के 7 राज्य होते हैं। 7 राज्य मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये सब मिल करके 7 राज्य 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। एक जीके का क्वेश्चन बनता है 7 सिस्टर किसे कहते हैं, तो 7 राज्यों का समूह, ठीक है। समझ में आ गया। इधर सबसे पश्चिमी बात करें तो सबसे पश्चिम में क्या है? गुजरात। इधर सबसे पूर्व में बात करें तो अरुणाचल, क्या है? अरुणाचल, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। समझ में आया? इधर गुजरात हो जाएगा। ऊपर की बात करें तो जम्मू कश्मीर, जे के हो जाएगा, ठीक है। नीचे बात करें तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ये समझ में आया? तमिलनाडु। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो और समझ में आया, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर मैं बात करूं कि गुजरात से अरुणाचल की दूरी की, तो गुजरात से अरुणाचल की जो दूरी बनती है वो बनती है 2933। कितनी आएगी? 2933 गुजरात से लेकर और अरुणाचल तक की दूरी। अगर मैं बात करूं इस प्रकार से तो ये जो तमिलनाडु है, अगर यहाँ से तमिलनाडु से और कश्मीर तक की बात करूं तो ये आ जाती है 14 कितना हो जाएगा? 3214। अब ये आपको क्लियर ही समझ में आ रहा होगा। क्षेत्रफल कितना? 32,87,469। पूरब से पश्चिम की दूरी बन जाती है 2933। उत्तर से दक्षिण की दूरी बनती है 3214। समझ में आ गया? ये मैप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आगे बात करता हूँ अब विद मैप के द्वारा मैं समझाऊंगा पूरा अच्छे से। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो समझ गए होंगे। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बात करें, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और भारत के कुल 17 राज्य इन पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। भारत में 7 पड़ोसी देश हैं चारों तरफ देखा जाए। इधर देखा जाए तो पाकिस्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, ऊपर की तरफ चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, इधर म्यांमार हो जाएगा, इधर श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आया। 7 इधर तो श्रीलंका, इधर क्या हो जाएगा म्यांमार, नेपाल, भूटान, नेपाल यहाँ है, भूटान यहाँ है, ठीक है, इसके पास में ही थोड़ा सा। और फिर आ जाएगा पूरा चीन जो भारत से लगा है, इधर हो जाएगा अफ़गानिस्तान, फिर हो जाएगा पाकिस्तान। ये सब 7 देश हैं जो हमारे भारत से जुड़े हैं। और इस 7 देशों में यहाँ से लगाकर चारों तरफ घूमोगे ऐसे और नीचे का, तो टोटल 17 राज्य इन पड़ोसी देश से जुड़े हुए हैं। कितने? 17। अगर हम बात करते हैं आगे कि भारत में 9 राज्य की रेखा समुद्र तट से लगी है, इसमें गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा है। भारत में 9 राज्य की रेखा समुद्र तट से लगी है और इसमें सबसे ज़्यादा गुजरात की लगी है, यानी कि समुद्र और मिट्टी दोनों से मिला करके अगर बात करें जो लगी हुई तटरेखा है वो गुजरात की सबसे ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं सबसे ऊपर, यहाँ पर फिर से एक बार साफ करके मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे इंदिरा कॉल सबसे लास्ट बिंदु इधर जो होगा वह इंदिरा कॉल होगा, इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल, समझ में आया। अगर हम बात करें इधर आ जाएगा वालांगू, वालांगू। और सबसे पश्चिमी जो होगा वो होगा सरक्रिक, क्या होगा? सरक्रिक। और दक्षिण में जो होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ये समझ में आया होगा भाई, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ये 4 मैंने आपको अभी बताया मैप में। पूरब की दिशा का नाम क्या है, पश्चिम की दिशा का नाम सरक्रिक, उत्तर की दिशा का नाम इंदिरा कॉल और दक्षिण की दिशा का नाम इंदिरा पॉइंट। ये यहाँ पे इतना फैक्ट समझ में आता है। आपको कितना समझ में आया ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट पे बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ये तो आप जानते हैं, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत के अंदर। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2, जिसे गाडविन आस्टीन के नाम से भी जाना जाता है, सबसे ऊंचा पर्वत जो कि नेपाल और भारत की सीमा में है, यानी कि भारत में अधिक है तो इसलिए नेपाल में अधिक है तो इसलिए नेपाल कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? जोग गरसोप्पा, जो कर्नाटक में है। और सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है। अलकनंदा नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। ये टेहरी जो बांध है ये सबसे ऊंचा है और ये उत्तराखंड में स्थित है, समझ में आया। भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, भारत में 2 ही ज्वालामुखियाँ जो सक्रिय हैं, जैसे नारकोडम और वेरन। नारकोडम और वेरन में ये जल ज्वालामुखी के अलावा और कोई ज्वालामुखी नहीं है। नारकोडम और बैरन में ये ज्वालामुखी सबसे अच्छी हैं, सक्रिय है। इसके अलावा कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ये ज़रूर है, ठीक है। भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ। मैं थोड़ा सा देखो जूम करूँगा लेकिन फटा, कोई दिक्कत नहीं है। असम जो है यहाँ पर पड़ता है और वो तीन तरफ से क्या है कि वो किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। 3 दिशाओं में बांग्लादेश है और 1 दिशा में भारतीय राज्य है, आप समझते होंगे। और ये था इस पिक्चर के द्वारा समझाने का तरीका। बात करते हैं भारत के घाट यानी पश्चिमी में। अगर बात करूं तो गुजरात में है सबसे पहले और फिर केरल में है, ठीक है, गुजरात में और केरल में। ये सह्याद्री पर्वत है, 1600 किलोमीटर लंबी, 1600 किलोमीटर लंबा है यहाँ पर। अगर बात करूँ इधर तो देखो मैंने बनाया भी है, यहाँ गुजरात है, कोंकण तट यहाँ पर है गुजरात में, गोवा और गुजरात के बीच में। केनरा तट है गोवा और कर्नाटक के बीच में, और मालाबार तट है केरल और कर्नाटक के बीच में। तो ये याद रखना भाई, हम बात कर रहे थे घाट की, तो ये तट हैं जिन पर घाट बने हुए हैं, सबसे प्रचलित हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के घाट पूर्वी मतलब पूर्व दिशा में कौन कौन से घाट हैं?
पश्चिमी में आपने देख लिया। तो इधर पश्चिम बंगाल यहाँ पर है और यहाँ पर केरल है। पश्चिम बंगाल और केरल इन दोनों के बीच में यहाँ पे घाट है, महेंद्रगिरी पर्वत है, ठीक है, और जो कि 1015 किलोमीटर लंबा है। ये क्षेत्र 1015 किलोमीटर लंबा। अब बात करें पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच में, देखो पश्चिम बंगाल की तरफ जो है पर्वतीय क्षेत्र है, ये तो पता है। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच में ये डेल्टा क्षेत्र है। और बात करें आंध्र प्रदेश और केरल के बीच में कोरोमंडल तट है। तो ये इतने घाट इधर हैं अभी, ठीक है, समझ में आया। पश्चिमी घाट मैंने अभी पीछे बताया, पूर्वी घाट यहाँ पर हो गया। अब हम बात करें भारत के घाट जहाँ मिलते हैं, दोनों घाट कहाँ मिलते हैं, यानी इधर पूर्वी घाट इधर पश्चिमी घाट, दोनों का जो मिलन होता है वो कहाँ पर होता है ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मिलता है दोस्तों, ये मिलता है कौडमम की पहाड़ी या अंतिम पहाड़ियाँ, कौडमम की पहाड़ियाँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन क्या है, तो भाई मिलन जो होता है कौडमम की पहाड़ियों से होता है या अंतिम पहाड़ियों से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे टेस्ट। अब हम यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट के रूप में हम बात करते हैं भारत का भौतिक भूगोल और घाट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर कैसे बनते हैं जी, ध्यान से सुनना। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, इनसे जितना भी अभी पढ़ाया ना उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनेंगे। भारत में कितने राज्य समुद्री तट से जुड़े हैं, तो आपको बताना कितने राज्य समुद्री तट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनेगा, अभी मैंने पीछे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पीछे देख करके बता सकते हैं। भारत में निम्न में से किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की, ठीक है। निम्नलिखित में से किस से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है इन चारों में। नेक्स्ट, भारत का दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, भारत का दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो ये इंदिरा पॉइंट है। कौन सा, मतलब सबसे दूर का पॉइंट यानी कि दक्षिण दिशा में कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है। और मैंने बताया था उत्तर दिशा में कौन सा है, तो इंदिरा कॉल हो जाता है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें, इनमें से कौन भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनती है स्थलीय सीमा, तो वो बांग्लादेश के साथ बनती है। और कोई देश नहीं है जिसके साथ बनती हो, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी रेखा बनती है। 4000 कुछ, मतलब यहाँ पे मैं 4000 किलोमीटर के आसपास लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इनमें से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप भी है, दादर नगर हवेली भी है, चंडीगढ़ भी है, तो गोवा इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को जाना जाता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों तरफ से जहाँ पे हमारे ये मिल रहे थे, तो कोरोमंडल तट इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, कोरोमंडल तट, ठीक है। पूर्वी तट मैदान का एक अन्य नाम भी है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान, याद रहेगा। ऐसा ये मैंने लिखे भी हैं इधर, जिसमें एग्जाम में पूछा गया। भारत के पश्चिम तट का उत्तरी भाग जाना जाता है, तो कोंकण तट कहलाता है। क्या, कोंकण तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वो स्थान जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं क्या कहलाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, ये कौडमम की पहाड़ी। ऐसे भारत था तो इधर पश्चिमी घाट था, इधर पूर्वी घाट था, तो यहाँ पे जो मिल रहे थे अभी बताया था पीछे ये क्वेश्चन जस्ट, ठीक है। चलिए, तो कौडमम की पहाड़ी यहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है, तो अंडमान द्वीप समूह में। कहाँ पर, अंडमान द्वीप समूह में ये ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी स्थित है भाई, ठीक है। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो अभी बताया था त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है।
तो ये रहे यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हम आगे जो बात करेंगे, तो आगे बात करेंगे हम भारत देश के पर्वत भारत देश के जो पर्वत हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक जो समझ में आया होगा उसका बेसिक पॉइंट मैंने समझाया भारत के मैप को। अब यहाँ पे सिर्फ और हम भारत के देश के पर्वत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये भारत के पर्वतीय देश हैं, जो मतलब पर्वत हैं उनके बारे में। और हमने अभी यहाँ पे टॉपिक जो समझा था वो समझा था बेसिक भारत, यानी कि आपको मैं दिखा देता हूँ। हमने ये सिर्फ और सिर्फ अभी भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल को समझा है। और अब हम यहाँ पे करने वाले हैं भारत के पर्वत, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं देश में उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी आप जानते हैं, ये चला रखा हमने, इसके अंदर हम भारत देश के पर्वत हम यहाँ पे करने वाले हैं अब। तो आपको ये भी पूरा टॉपिक देखना, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं। पहले बेसिक समझते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं भाई भारत के पर्वत की। तो भारत देश के जो पर्वत हैं वो कौन कौन से, कहाँ तक हैं, कितने ऊँचे हैं, कैसे हैं, वो सब चीज़ देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, जब ज़मीन के अंदर का मैग्मा 5000 मीटर के ऊपर जमता है तब पर्वतों का निर्माण होता है। मतलब जो ज़मीन से लार्वा निकलता है ना, लार्वा जो अंदर होता है, मतलब ज़मीन के अंदर, वो मैग्मा जो है जब फटता है ज्वालामुखी के द्वारा, तो वो सब मलबा ऊपर आता है। और मलबा ऊपर आता है तो वो ऊंचाई तक जाता है। और जब 5000 मीटर से ऊपर जा करके और वो सीधा सीधा जम जाए, खड़ा होकर के जम जाए। जैसे ये स्थिति देख रहे हो आप, ज़मीन फटी और ये मैग्मा यहाँ से निकला और ऐसे ऊपर जाके लगभग 5000 मीटर के ऊपर जम जाए, तो इसका मतलब वो पर्वत का रूप ले लेता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है। भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है वो अरावली है। मतलब इसी प्रकार से जो भारत का सबसे पुराना पर्वत बना था वो बना था अरावली पर्वत, ठीक है, जो कि राजस्थान के अंदर है। आपको पता होगा ये अरावली पर्वत राजस्थान के अंदर है और सबसे पुराना है। और इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। इसके बाद हिमालय का नंबर आता है, यानी कि पहले ज्वालामुखी जो मतलब आया था उससे तो अरावली पर्वत बन गया। दूसरी जो ज्वालामुखी फटी थी वो हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा जा सकता है। हिमालय पर्वत जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से भाग हैं वो अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पर्वत है वो जो 4 भागों में कैसे बटा है। अरावली पर्वत आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो पर्वत है नीचे ये तो गुजरात है इतना, ऊपर राजस्थान है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और बता देता हूँ भाई, ऊपर का हिस्सा इतना ये राजस्थान का आता है और ये गुजरात का आता है। तो राजस्थान जो है उसके अंदर ये अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। और भारत का सबसे पुराना पर्वत जो अरावली पर्वत है, ये तो अभी बताया है। लेकिन बात करें अरावली की पर्वत राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 है, वो गुरु शिखर है, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे ऊंची ऊंची चोटी बनते हैं, ये तो होगी सबसे पुरानी और लंबी भी है। लेकिन बात करें सबसे ऊंची इसकी चोटी जो है, एक जो मतलब जब ऐसे 10-12 हो जाती हैं ऐसे ऐसे, तो सबसे ऊंची को नापा जाता है। फिर जो सबसे ऊंची हो जाती है उसी को हम यहाँ पे अलग से कह देते हैं इसकी चोटी। तो ये बन जाता है गुरु शिखर, ठीक है, समझ में आया होगा। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। यानी एक असम में है इस हिमालय की चोटी, एक नेपाल में है, एक कुमायूं में, एक पंजाब में है। इन सब की बात कर लेते हैं। जैसे कि पंजाब हिमालय की बात कर रहा था, तो पंजाब हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है। यानी कि पंजाब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, यानी गाडविन ऑस्टिन, जो कि पंजाब के एरिया में है, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन। अगर बात करें K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम, भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा है काराकोरम, वो भी यहीं पर हिमालय में ही स्थित है। कहाँ पर है? हिमालय के अंदर स्थित है, ठीक है। याद रहेंगे ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और ये आपने देख लिया होगा चित्र।
इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैप के अनुसार आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से। और मैं कह रहा हूँ कंटेंट अच्छा लगेगा। अगर आपको ये PDF लेनी हो तो टेलीग्राम स्टडी विद संजय चैनल पे जाना और वहाँ पे आप PDF ले सकते हैं। वहाँ पे ये ज्योग्राफी के नाम से मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे मैं इसका पिन कर दूंगा, जिनको टेलीग्राम डाउनलोड नहीं हो या ढूंढने में कोई समस्या आ रही हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुमायूं हिमालय। अच्छा, आपको एक बात और बतानी थी, अगर फिर भी कोई भी दिक्कत आती है PDF लेने में या कैसे भी, तो आप ना 8979205551 पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। तो समझ में आया, इसी नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके आप मुझसे PDF ले सकते हैं 8979920551 पर। अब बात कर लें कुमायूं हिमालय। जो कुमायूं हिमालय है वो कहाँ पर है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री। किसकी बात कर रहे हैं हम? कुमायूं हिमालय की, ठीक है। कुमायूं हिमालय जो है वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलगिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी पर्वत श्रेणियाँ इसी हिमालय का हिस्सा है। कितना नाम बताया है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलगिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये पर्वत श्रेणियाँ जो है वो किसकी हैं? कुमायूं हिमालय की श्रेणी, ठीक है। और बात करें कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो धौलगिरी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी होगी ना वो धौलगिरी है, और वो कहाँ पर स्थित है जी? उत्तराखंड में। इतना याद रहेगा, ये धौलगिरी की पर्वत चोटियाँ हैं जो सबसे ऊंची हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय आप देख सकते हैं जो कि यूपी से सटा हुआ है नेपाल, और ये नेपाल की जो सीमा है वहीं पर स्थित है नेपाल हिमालय के। इस हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये माउंट एवरेस्ट हो जाता है, जिसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अब सागर माथा क्यों कहते हैं, इसके पीछे का थोड़ा फैक्ट था कि क्या है, वो ये था कि जब सागर जो था, जो सागर माथा के नाम से जाना जाता था सागर, उसमें लहरें उठी, और लहरें इतनी तेज़ी से उठी कि जब उठते गया वो एक पर्वत का रूप हो गया, वो जम गया वहीं की वहीं, इसलिए इसे सागर माथा के नाम से भी कह देते हैं। और ये सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट भी है, इसलिए इसे पर्वत चोटी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी में आ जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र, काली, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र नदी, काली नदी, तिस्ता नदी, दिहांग नदी इसी हिमालय से निकलती हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र, काली, तिस्ता, दिहांग, इसी हिमालय की ये चोटी हैं। तो ये सबसे ऊंची चोटी है, पता चल गया होगा, और यहीं से ये निकलती हैं भाई, ठीक है, समझ में आया होगा। बात कर देते हैं असम हिमालय की। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। असम हिमालय में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? कंचनजंगा। समझ में आया। और ये पूरब की तरफ इस प्रकार का हिमालय है, ये पूरब की तरफ है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं असम में है ये कंचनजंगा। पता चला मैंने क्या क्या बताया? पंजाब हिमालय यहाँ था, उत्तराखंड हिमालय यहाँ हो गया, नेपाल हिमालय यहाँ हो गया, और ये असम हिमालय हो गया। अब असम हिमालय की हम बात कर रहे हैं, तो ये कंचनजंगा यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है। पूरब की तरफ से इस प्रकार का हिमालय है। और गारो, खासी, जयंती, सांगला पर्वत इसी हिमालय का सबसे हिस्सा है। कौन सा? गारो, खासी, जयंती, सांगला पर्वत जो है हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत का हिस्सा है, ठीक है। किसका? कंचनजंगा का। गारो खैसों की पूछा जाता है सबसे अधिक बारिश जो होती है किस पर्वत के वजह से होती है, किस पर्वत पर होती है? तो गारो, खासो, जयंती जो पर्वतमाला है इन्हीं पर सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। और वो किस वजह से होती है? जब यहाँ से जब एक मानसून उठ के ऐसे चलता है तो वो घूम कर आता है, तो वो इन्हीं पर्वतों से टकराता है, तब जाकर के हमारे यूपी वगैरह पर, यूपी, उत्तराखंड, इनमें बरसात सबसे ज़्यादा हो पाती है, ठीक है। ऐसे जाता है और लौट के आता है। जब बारिश हमारी हैवी से हैवी होती है, तगड़ी से तगड़ी, देखो इसका पीछे का भी एक रीज़न है। अगर ऐसे हवा चलती है तो यहाँ पे पर्वत श्रेणियों से टकराती है हवा,
और ये घूम करके ऐसे हमारे यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली पर बारिश करती है। ये तो होती है जो कम बरसात में होती है। और जब बरसात ऐसे उठती है इस दक्षिण चीन सागर से, भाई वह हिंद महासागर जो है जो दक्षिण में है, जब यहाँ से उठती है ये लहरें, तो यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, ये बारिश इतनी हैवी हो जाती है, फिर इन इलाकों में मतलब कहीं कहीं तो बाढ़ भी आ जाती है। तो आप समझ में आया, जब इधर से बारिश होती है क्या होता है, वो टकराने के बाद हमारे ऊपर मतलब हमारे यूपी पे बारिश हो पाती है। और जब हिंद महासागर से आता है मानसून, तो वो बहुत तगड़ी बारिश लेकर आता है। चलिए बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी के है, यानी कि अन्नामुदी, अन्नामलाई और कैलली। ये ट्रिक बन जाती है ए, ये ट्रिक बन गई। ए से अन्नामुदी, ए से अन्नामलाई, के से केरल की पहाड़ी जो है सर्वोच्च चोटी है दक्षिण की। और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है जी? डोडा बेटा। कौन सी? डोडा बेटा भी कह देते हैं, दादा बेटा भी कह देते हैं इसे। सर्वोच्च चोटी कहाँ की? दक्षिण भारत की दूसरी जो नंबर की है, ये दक्षिण भारत की दूसरी नंबर की जो चोटी है उसका नाम बोला गया। नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है जी? तमिलनाडु में, यहाँ पर ये नीलगिरी है। समझ में आया? अंडमान निकोबार की सर्वोच्च पर्वत चोटी सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार सैंडल पीक ये रही जी, यह अंडमान निकोबार आ जाता है ये। और यहाँ पे सैंडल पीक सबसे छोटी है अंडमान निकोबार की, ठीक है जी। जबकि लक्षद्वीप की सबसे पर्वत चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी जो है नारची है। किसकी बोला? लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है जी? ये यहाँ पे लक्षद्वीप आ जाता है। और यहाँ पे नारची ये सबसे ऊंची श्रेणी में आता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश है भाई, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ी है। समझ में आया होगा। अब इन जो जितना हमने अभी तक पढ़ा है उस पर टेस्ट कर लेते हैं, भारत देश के पर्वत, और क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये सेट कर रहा हूँ मैं, साथ के साथ करता हूँ भाई। चलिए तो पहले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो पहला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था K2 यानी कि गार्डविन आस्टीन सबसे ऊंची चोटी। VPSC, UPPSC इनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट था नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ पर है जी? उत्तराखंड में। अभी बताया था पीछे ही जस्ट अभी। किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को, जो कि नेपाल में स्थित है। SSC 2013 और भी पूछे गए, लेकिन ये बहुत ही पुरानी डेट लिख दी है, हो सकता है 2013 हो, 2023 हो, ठीक है। देखो यहाँ IAS में पूछा गया था। नंदा देवी चोटी है तो कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी किसका भाग है? कुमायूं हिमालय जो है। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है? सबसे पुरानी तो अरावली है, जो कि राजस्थान में, ये बताया था भाई, ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है ये पूछा गया है। तो उसे कहते हैं जी गुरु शिखर। क्या कहते हैं? गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर है, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी? अन्नामुदी। कौन सी है? अन्नामुदी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अब गुरु शिखर किसकी चोटी थी? अरावली पर्वत की। अभी पीछे क्वेश्चन ये पूरे हो चुके हैं, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, ये सब समझाएं। गुरु शिखर जो चोटी है वो किसका भाग है? वो अरावली पर्वत का भाग है, तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, तो कौन सा है जी? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। किसकी? सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है भाई। और यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है जी? सैंडल पीक। एंड अभी बताया था जस्ट लास्ट में, यही खत्म हुआ है। कौन सा पर्वत हिमालय का अंग नहीं है? हिमालय का अंग नहीं है कुनलुन, कराकोरम,
हिंदू कुश नहीं है जी, ये अरावली है। क्या है जी, कौन सा पर्वत हिमालय का एक अंग है? अरावली अंग है जी। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ये बोला जा रहा उत्तराखंड का ये हिस्सा नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो उत्तराखंड का हिस्सा नहीं होता भाई, ठीक है। तो ये आ गया, तो समझ में आ गया होगा भाई दोस्तों। मैंने यहाँ पे बेसिक भारत को किया और यहाँ पे भारत में जो चोटी हैं उनके बारे में बताया। बहुत ही अच्छे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताए और बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने ये 2 टॉपिक आपके ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भाई, और PDF के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं भाई। लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा भाई, PDF आपको बहुत ही नॉर्मल प्राइस में भी आपको मिल जाएगी, और जो कि एक मैराथन का जो भाग है, यानी कि आपको मैं बता दूं कम से कम कुछ भी नहीं है तो 200 क्वेश्चनों की PDF आपको मैं दे सकता हूं। लेकिन आपको सिर्फ कंटेंट दिखा रहा हूं कैसा है, फिर मैं आपके लिए कोर्स लेकर आऊँगा जो कि बहुत कम प्राइस में होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आप शेयर करिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करके ज़रूर बताएं कैसी वीडियो लगी। अच्छी लगी हो तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, और अच्छी नहीं लगे तब भी कमेंट करें। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।